अध्याय 2 पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस अवस्था में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे क्रिस्टल तंत्र को देखा, उनके समुदाय के बारे में जाना, जिसमें हमने विशेष रूप से 2 समुदाय, पहला समुदाय हमने समझाया था क्रिस्टल इकाई जालक तंत्र, जिसमें आपको घनी क्रिस्टल जालक के बारे में बताया था। घनी क्रिस्टल जालक के 3 भाग हमने लिए थे, सरल घनी, दूसरा था अंतःकेंद्रीय घनी संरचना, और तीसरा निकाय का तीसरा क्रिस्टल जालक त्रिविम संरचना का था आपका फलक केंद्रीय घनी संरचना, जिसको हम FCC स्ट्रक्चर या संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा हमने लिया था एक नताक्ष, जिसको हम मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में भी हमने 2 भाग देखे, 2 त्रिविम जालक की संख्या इसमें 2 देखा था। पहला देखा था इसमें सरल और दूसरा देखा था हमने एंड सेंटर्ड। अगला हम तीसरा निकाय क्रिस्टल जालक का तीसरा निकाय या तीसरा तंत्र लेते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिनताक्ष। तीसरा है निकाय त्रिनताक्ष, जिसको हम ट्राइक्लिनिक कहते हैं। ट्राइक्लिनिक संरचना जो होती है, इसमें त्रिविम की संख्या केवल 1 होती है, जिसको हम सिंपल लेते हैं। जिसमें 8 कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाते हैं। इसको हम सरल त्रिनताक्ष या सिंपल ट्राइक्लिनिक संरचना कहते हैं। सिंपल ट्राइक्लिनिक संरचना में याद रखिएगा कि इसमें A, B, C आपस में बराबर नहीं होते हैं। A, B, C आपस में बराबर नहीं होते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा भी 90 अंश का नहीं होता है। इसमें कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस तरह से हम देखते हैं। तीसरा क्रिस्टल संरचना था हमारा त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। इसका एक ही संरचना होता है, सिंपल संरचना या सरल संरचना जिसको हम कहते हैं। और इसके उदाहरण हम ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या हाइड्रोजन फास्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला हम क्रिस्टल निकालेंगे चौथा। चौथा क्रिस्टल निकाय को हम विषम लंबाक्ष कहते हैं। चौथा विषम लंबाक्ष संरचना, जिसको हम आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। विषम लंबाक्ष या इसी को हम आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके
चारों स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। इसके क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक की संख्या 4 होती है। इसमें त्रिविम जालक की संख्या संख्या 4 होती है। 4 तरह के इसमें त्रिविम जालक पाए जाते हैं। उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं रोम्बिक सल्फर, उदाहरण में हम ले सकते हैं रोम्बिक सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट। इसके 4 है, मतलब इसमें सिंपल भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा, फेस सेंटर्ड भी होता है, और इसका चौथा टाइप एंड सेंटर भी हमको देखने को मिलता है। पहला लेते हैं हम इसमें ये इसका सिंपल है, सिंपल आर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष, हम इसको सरल या सिंपल बोलते हैं। दूसरा इसका होगा बीसीसी, जिसमें 8 कोनों के अतिरिक्त बीच में एक पाया जाएगा। ये इसका अंतः केंद्रित स्ट्रक्चर होगा, ये संरचना होगी। तीसरा होता है इसमें एफसीसी, जिसको हम फलक केंद्रित कहते हैं। 8 कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्रत्येक फलक पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम फलक केंद्रीय संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक चौथा त्रिविम भी होता है, जिसमें 8 कोनों पर होंगे और आमने सामने के 2 फलकों पर भी होता है, जिसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। इस तरह से इसमें त्रिविम जालकों की संख्या 4 होती है। फिर से लेते हैं हमारा विषम लंबाक्ष आर्थोरोम्बिक, जिसमें त्रिविम जालकों की संख्या 4 होती है। पहला होता है सरल, दूसरा होता है अंतः केंद्रित, तीसरा होता है फलक केंद्रित और चौथा होता है एंड सेंटर। अगला है, इसमें हम ए बी सी लेना चाहें तो ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता है, और इसमें अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश के होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 अंश के होते हैं। अगला हम लेते हैं 5वां प्रकार, उदाहरण हमने बता दिया था रोम्बिक सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट इसके उदाहरण हैं। अगला हम लेते हैं द्विसम लंबाक्ष, 5वां है द्विसम लंबाक्ष, जिसको हम टेट्रागोनल कहते हैं।
गोनल संरचना। टेट्रागोनल संरचना के दो रूप होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने पर ही है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका सिंपल स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है संरचना, जिसको हम कहते हैं आठ कोनों पर और एक बीचों बीच पाया जाता है, यह स्ट्रक्चर कहलाता है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। इसमें आपका A बराबर B होता है, लेकिन यह C बराबर नहीं होता। और इसमें आपका अल्फा बीटा गामा 90 अंश के होते हैं। फिर से द्विसमलंबाक्ष लेते हैं। इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड होता है। सिंपल में 8 कोने पर ही पाया जाता है और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में एक बीच पे भी होता है और 8 कोने पर भी पाया जाता है। इसके A और B बराबर होते हैं, C बराबर नहीं होता। अल्फा बीटा और गामा जो होता है इसमें 90 अंश का होता है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे टिन है, टिन का ऑक्साइड है। इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर देखने को या संरचना देखने को मिलता है। छठवां निकाय है आपका अगला लेते हैं हम छठवां निकाय, जिसको हम कहते हैं त्रिसमनताक्ष। त्रिसमतनाक्ष या इसी को हम कहते हैं रोम्बो हेड्रल। त्रिसमतनाक्ष या इसी को कहा जाता है रोम्बो हेड्रल। रोम्बोहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें केवल एक संरचना होता है, सिंपल। एक 2 3 4 5 6 7 8 इसमें A बराबर B बराबर C होता है और अल्फा बीटा बराबर होते हैं। फिर से अल्फा बीटा बराबर होता है, लेकिन गामा 90 का नहीं होता है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कैल्साइट और सोडियम नाइट्रेट। उदाहरण हम ले सकते हैं कैल्साइट और सोडियम नाइट्रेट। फिर से त्रिसमनताक्ष रोम्बोहेड्रल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल, और इसमें A B C बराबर होता है।
अल्फा बीटा 90 का होता है, लेकिन गामा है वो 90 का नहीं होता है। अगला हम 7वां लेते हैं, निकाय जालक का 7वां प्रकार, जिसको हम षटकोणीय संरचना या जालक कहते हैं। षटकोणीय इंग्लिश में इसी को कहा जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसमें संरचना बनाने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। हमने सबसे पहले 2 बिंदु लिए। ये जो 2 बिंदु लिया है, एक बिंदु के थोड़ा ठीक इसके नीचे ना लेके दूसरा वाला बिंदु यहाँ लीजिए और इसके बाद लीजिए। इस रेखा के जस्ट नीचे या नीचे ना लेके हम इसके थोड़ा पहले और इसके बाद लिए। एक दूसरे के नीचे नहीं होने चाहिए बिंदु। हमने इसको भी एक लाइन दिया, ठीक है। अब हम इसको षटकोणीय रूप से मिलाते हैं, मिला दीजिए, और इसको भी हम षटकोणीय रूप से एक दूसरे से मिलाए। हमने एक बेंजीन की तरह संरचना को बनाया, लेकिन याद रखेंगे जिस गोले के नीचे बनाए हैं वहां हमको दूसरा गोला नहीं बनाना है। अब ठीक डैश डैश इसको दिखाइए और इसे भी हम डैश डैश लाइन से लेते हैं। इस बिंदु को हम नीचे तक खींचते हैं। यहाँ पे हमने 2 और बिंदु लगा दिए, इसको हमने एक दूसरे से जोड़ दिया। अब हम ये नीचे वाले जो 2 बिंदु लिए हैं, अवयवीकरण की स्थिति, उसको भी हम डैश डैश लाइनों से नीचे न लाके ऊपर लाते हैं। हमने ऊपर वाले को नीचे तक ले गया, तो नीचे वाले को कहाँ तक ले जाएंगे? ऊपर। ये पहला, ये आपका दूसरा। हमने इन दोनों को भी मिला दिया। फिर से इस बिंदु को नीचे तक ले गए, इस बिंदु को भी नीचे डैश डैश ले गया और नीचे वाले बिंदु को हम ऊपर तक ले गए, ठीक है। अब इस बिंदु को हम दोनों के बीच में लाएंगे। इस बिंदु को भी हम इन दोनों के बीच में लाए। स्थिति देखिए कैसा बना, ये ऐसा है, ये आपका ऐसा है, और ये भी ये स्ट्रक्चर कैसा बना है आपका? षटकोणीय। ये बीच में 1 2 3 4 5 6, बीच में अगर कोई अवयवीकरण होगा तो 6 गोलों से घिरेगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। इसको हम पूरा लाइन खींच देते हैं। ए इससे मिला, दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है षटकोणीय। फिर से हम लेते हैं, हमने इसको ऐसा बनाया, इस तरह से स्ट्रक्चर आपका इस तरह से एक गोला 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6 से मुख्य बिंदु जुड़ा रहता है। ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है षटकोणीय संरचना। इसमें हम देख रहे हैं एक ही भाग है इसके और दूसरे नहीं दिख रहे हैं, तो यह कहलाता है केवल सिंपल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रेफाइट में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता, मैंने आपको संरचना भी दिखाई थी। इसी तरह से बर्फ में भी हमको ये संरचना या जालक देखने को मिलता है। इसमें याद रखेंगे A B बराबर होते हैं, लेकिन C है वो बराबर नहीं होता है। और दूसरा है अल्फा बीटा 90 अंश के होते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी गामा इसमें हमको पता रहता है 120 अंश का होता है, और इसका एक ही संरचना होता है इस जालक का सिंपल। इस तरह से हमने हेक्सागोनल के साथ कुल 7 समुदाय की चर्चा की, जिसमें पहला था हमारा घनी संरचना, जिसमें 3 संख्या थी क्रिस्टल जालक की संख्या। दूसरा हमारा था मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में संख्या कितनी थी 2। तीसरा हमारा था ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में हमारी संख्या कितनी थी त्रिविम जालक की 1। चौथा हमारा था विषम लंबाक्ष आर्थोरोम्बिक, जिसमें हमारे 4 रूप थे, 4 संख्या त्रिविम जालक की थी। पांचवा हमारा था आपका टेट्रागोनल, जिसमें हमारे 2 त्रिविम जालक की संरचना थी। उसके बाद हमारा था रोम्बोहेड्रल, जिसमें एक स्ट्रक्चर था, और आखिरी में हमने पढ़ा षटकोणीय स्ट्रक्चर, जिसमें भी हमने एक। अगर हम कुल इन त्रिविम जालकों की संख्या को लेते हैं तो हम गिनते हैं कि कुल जालक कितने प्रकार के हैं। ब्रेवेस जालक 14 निकाल लीजिएगा, कुल जालकों की संख्या कितनी हुई 14। इन जालकों को हम ब्रेवेस जालक कहते हैं। इन जालकों को हम क्या कहते हैं, ब्रेवेस जालक, जिनकी कुल संख्या कितनी निकाली आपने 14। इस तरह से हमने 7 क्रिस्टल जालकों को देखा। 7वां क्रिस्टल जालक हमारा था षटकोणीय या हेक्सागोनल। इसमें अब हम ये जानेंगे, हमने कहा क्रिस्टल जालक समुदाय जो होता है उसमें सरल जो समुदाय होता है वो सरल घनी हो, चाहे आपका रोम्बोहेड्रल हो या मोनोक्लिनिक हो। इन समुदाय 7 समुदाय होते हैं वो सरल तरह के होते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी जटिल समुदाय होते हैं। हम हमारे अध्ययन में हम सरल घनी संरचना में इकाई जो कोशिकाएं होती है, इकाई सेल होते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या की भी गणना करना सीखेंगे। इसमें हम याद रखेंगे कि क्रिस्टल अगर बड़े आकार का है, हमने इकाई कोशिका किसको कहा, जिसकी नियमित पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इकाई कोशिका वह संरचना है जिसकी नियमित व्यवस्था से क्रिस्टल जालक बनता है। क्रिस्टल अगर छोटा है तो याद रखेंगे उसमें इकाई कोशिकाओं या सेल की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्रिस्टल अगर बड़ा है तो उसमें इकाई कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। और इसमें हम अब पढ़ते हैं घनी संरचना और उसमें अवयवी कणों की संख्या निकालना। घनी संरचना और उनमें अवयवी कण गणना करना। अवयवी कण परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, परमाणु अणु भी हो सकता है या
आयन भी हो सकता है। इनकी गणना कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि घनीय संरचना 3 तरह की थी। पहला हमारा था सरल घनीय संरचना, पहला हमारा था सरल घनीय संरचना, दूसरा हमारा था अंतः केंद्रित या इसी को हम बोलते हैं BCC। और तीसरा हमारा प्रकार था FCC। FCC में याद रखेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं सरल। तो सरल में हमको मालूम है अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कोनों पर अवयवी कण होते हैं। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोना, 6वां कोना, 7वां और ये हो गया 8। घन में जो 8 कोने होते हैं उसी पर जब सरल घनी संरचना होती है तो वही जगह पर क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। अगर हम इस इकाई कोशिका में, कौन सी इकाई कोशिका में? सरल घनी संरचना में परमाणु की संख्या निकालना चाहें, परमाणु की संख्या, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मान लीजिए मैंने एक गोल तरबूज को लिया है, उस गोल तरबूज को 20 से बराबर काटा तो अब वो आधा भाग हो गया। उस आधे भाग को लिया मैंने और उस आधे भाग को 4 बराबर भाग में, पहले आधे को मैंने कितने में बांटा? 4। दूसरे आधे भाग को मैंने कितने में भाग बांटा? 4। अब उस त्रिभुज के बराबर कितने भाग हो गए? कुल 8। समझ आया? तो ये जो कॉर्नर पे या कोनों पर जो परमाणु होता है, परमाणु वास्तव में गोलीय होता है, ये मानते हैं संरचना समिति। तो ये इस तरह से 8 और इकाई कोशिकाओं का भाग होता है। एक तो इसमें है, बचे कितने? 7। तो 7 उसी तरह के भाग और दूसरी कोशिकाओं के भी इस परमाणु, कहने का मतलब इस परमाणु का पूरा एक हिस्सा यहाँ पे उपस्थित इस कोशिका में नहीं है। उसका केवल कितना भाग है? यहाँ पे जो कोने पे है उसका केवल कितना भाग होता है उसके एक कोशिका में? 1/8। 1/8 कैसा हुआ? समझ आया? पहले हमने उसको 2 भाग किया, 2 भाग के कितने हुए? 4 तो बराबर हो गए। अब एक गोली चीज के कितने भाग टोटल? 8। और उसी का एक भाग, एक परमाणु, एक भाग इस इकाई कोशिका में उपस्थित है। तो उसका हम एक भाग नहीं लेंगे, कितना लेंगे? केवल 1/8। क्लियर है? इसमें हम संरचना में परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? कुल परमाणु की संख्या बराबर कोनों में अवयवी कण कितने दिख रहे हैं आपको? कोनों में अवयवी कण कितने हैं?
अव्ययी कण कितने दिख रहे हैं? 8 कोने में, कोनों पर, और प्रत्येक का केवल 1/8 भाग होता है। प्रत्येक का कितना भाग होता है? केवल 1/8। तो आपका 8 और 8 कट गया, तो कुल परमाणु की संख्या कितना निकलेगा? 1। फिर से हम लेते हैं, इस तरह के हमको 8 दिख रहे हैं कोने पर। कितने दिख रहे हैं? 8 कोने पर। प्रत्येक का कितना भाग है हमारे पास? केवल 1/8। 8 और 8 कैंसिल हुए, कितना बचा? 1। तो एक सरल घनीय संरचना में कुल परमाणु की संख्या केवल 1। ऐसा नहीं है 8 दिख रहा है मतलब 8 है, इसमें केवल कितना है? कितना है? 1 निकाल लेंगे आप। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। कौन सा? सरल घनी संरचना के बाद बॉडी सेंटर फलक केंद्रीय घनी संरचना, अंतः केंद्रित घनी संरचना। इसके बाद हम लेंगे फलक केंद्रीय। पहले लेते हैं अंतः केंद्रित। हमको मालूम है जब अंतः केंद्रित होता है तो कहाँ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने लिया 8 कहाँ पर है? कोनों में। फिर से इसका कितना भाग होगा? प्रत्येक का कितना भाग है? केवल यहाँ पे इस कोने पर है तो उसका केवल इसमें कितना भाग है? इस इकाई कोशिका में 1/8। अब बीच में चूंकि यह संरचना अंतः केंद्रित है, बॉडी सेंटर्ड है, बीच में एक और लिया हमने, प्लस लगा दिया, उसको हमने धन लगाया बीच में। 1 कहाँ पे है? क्या लिखा हमने? केंद्र में। 1 कहाँ पे है आपका? केंद्र में। 8 और 8 कट गया, कितना बचा? 1 और 1 केंद्र में है, उसका स्वयं का भाग कितना है? 1। तो कुल परमाणु या अव्ययी कण की संख्या कितनी हुई? 2। कुल अव्ययी कण की संख्या कितनी हुई? 2। फिर से लेते हैं, 8 कोने पर थे, प्रत्येक का 1/8 भाग, प्लस 1 कहाँ पे था? केंद्र में। उसका पूरा भाग इसी का ही होता, इसी इकाई का होता, दूसरी इकाई का नहीं होता। तो 8 8 आपके कैंसिल हो गए, 1 आया, प्लस 1 केंद्र का आया। तो कुल परमाणुओं की संख्या या अव्ययी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। फिर से सरल में हमने निकाला 1, अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड में हमने निकाला अव्ययी कणों की संख्या 2। अगला हम लेते हैं फलक केंद्रीय। कौन सा स्ट्रक्चर? फलक केंद्रीय, फलक केंद्रित संरचना। इस संरचना में पहला लेते हैं कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हुए? कोनों पर प्रत्येक का भाग है 1/8 और कुल संख्या थी 8। कोनों पर इनकी संख्या है 8। धन। अब क्या बचा है? फलक के बीच में ये एक फलक है, देखिए
इसके बीच में एक, ये दूसरा फलक है, इसके बीच में एक, ये तीसरा फलक दिख रहा है, इसके बीच में एक, ये चौथा फलक है, इसके बीच में एक, ये हमारा सामने का पांचवा फलक है, सामने जो दिखेगा ये पांचवा है, इसमें एक, और ये हमारा पीछे का फलक है, उसमें कितना रहेगा? एक। तो कुल कितने हुए? 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ पर है? फलक के कहाँ पर है? केंद्र में, फलक के केंद्र में। अब इसका कितना हिस्सा होता है तो सुन लीजिए। अगर मैं कोई गोली चीज ली, एक बॉल ली या कोई गोल चीज ली और बराबर उसको 2 भाग में बांटी, तो प्रत्येक भाग उसका कितना होगा? आधा। आधा मतलब 1/2। तो जो फलक के केंद्र में होता है, याद रखिएगा, इस इकाई का भाग है, और इसी तरह से केवल एक और इकाई का भाग होगा। मतलब जो फलक के केंद्र में होता है उसका इस इकाई कोशिका में कौन सा हिस्सा रहता है? आधा भाग रहता है। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? 1/2 से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रत्येक का भाग। 6 में से प्रत्येक का कितना भाग आएगा? तो 8। 8 से कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। 2 को हम आधा है तो 2, और ये हो गया 2 तिया 6। तो हमारा आंसर कितना आया? 3। 6 को हमने 1/2 से भाग दिया तो आंसर हमारा आया 3। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली? 4। कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली? 4। फिर से लेते हैं। घनी संरचना सिंपल है तो अवयवी कणों की संख्या होती है 1, क्योंकि केवल 8 कोने पर ही होते हैं। प्रत्येक का 1/8 भाग ही होता है। दूसरा, अगर हमारा अंतःकेंद्रीय संरचना है तो 8 कोने पर है, प्रत्येक का 1/8 भाग, और बीच में एक जो पाया जा रहा है उसका स्वयं का एक पूरा भाग इसका स्ट्रक्चर की संरचना होती। तो कुल हो गए 2 अवयवी कण। तीसरा हम लेते हैं फलक केंद्रित संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं? FCC। 8 कोने पर थे, प्रत्येक का कितना भाग था? 1/8 भाग ही इस इकाई का हिस्सा था। एक एक फलक है, 6 फलक है कुल। 6 फलकों पर 6 बीच में केंद्र पर पाए गए। प्रत्येक का केवल 1/2 हिस्सा ही इस इकाई कोशिका का है। तो कुल कितना निकला? 1/8 गुणित 8, मतलब आपका आंसर आया केवल 1। और 6 फलक के केंद्र में थे, उसमें से प्रत्येक का हिस्सा केवल आधा है, तो आंसर आया आपका 3। तो कुल इकाई कोशिका FCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आप इसमें उदाहरण ले सकते हो सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो FCC स्ट्रक्चर होता है। सीजियम क्लोराइड का जो संरचना होता है वो BCC स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से अगर FCC स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए तो आप नमक का उदाहरण ले सकते हैं, NaCl का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें जो संरचना होती है वो कैसी होती है? फलक केंद्रीय घनी संरचना इसमें पाया जाता है। अगला हम लेते हैं, इन घनी संरचनाओं का जो गणना करना है वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं? किसी क्रिस्टल का फलक केंद्रीय घनी संरचना है, उसमें अवयवी कणों की संख्या खाली स्थान होगी। हम क्या लिखेंगे? उसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होगी।
अगर हमारा प्रश्न पूछा NaCl समान किसी क्रिस्टल की संरचना है, तो हमारे दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि NaCl का भी स्ट्रक्चर FCC होता है। तो उसके अवयवी कण कितने निकलेंगे? 4। अगर आपसे पूछा जाता है एक फलक केंद्रीय संरचना है, वो अंतः केंद्रीय संरचना में मान लो बदल रही है, या अंतः केंद्रीय संरचना है वो, तो उसमें आप परमाणुओं की संख्या बताइए। तो उसमें कितने होंगे? 2। और सिंपल है तो याद रखेंगे उसमें 1 होता, 8 नहीं होता, क्योंकि 8 दिखते हैं लेकिन उसका केवल 1/8 हिस्सा होता है। बीच में होता है उसका 1 हिस्सा होता है, फलक के केंद्र में होता है उसका 1/2 भाग होता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, इसमें एक और भाग होता है, जैसे ये सरल ना हो के घनी में तो केवल 3 ही पाए जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर हमने चर्चा किया था, एंड सेंटर। कौन सा बताया था? एंड सेंटर। जैसे मैंने आपको मोनोक्लिनिक में बताया था, जैसे मोनोक्लिनिक में हमने आपसे चर्चा किया था, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर, जिसमें आमने सामने के फलकों में, किनारों में तो है उसका 1/8 भाग होगा, लेकिन आमने सामने के फलकों में है तो उसका कितना भाग होता है? तो मैं एक गोली चीज ली, उसके पहले 2 बराबर भाग की, उसके बाद जो आधा आधा था उसको आधा आधा की, तो कितना भाग हुआ कुल? पहले 2, फिर 2 2 के 4, तो 1 का कितना भाग होगा कुल? 4 नहीं, 1/4। क्लियर है? 1/8 क्यों होता है समझ आया? 1 के 8 भाग, 1/2 मतलब 1 के 2 भाग, 1/4 मतलब 1 का हमने 4 बराबर भाग किया। तो इस तरह से हम घनी संरचना में अवयवी कण की संरचना को निकालते हैं। अगला हमारा एक और प्रश्न आता है, हम घनी संरचना या किसी अन्य संरचना में एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या कहलाती है? जैसे हमने NaCl स्ट्रक्चर को बोला, तो NaCl स्ट्रक्चर या संरचना कैसी थी? हमने बोला फलक केंद्रीय घनीय संरचना FCC। तो एक परमाणु या एक धनायन जितने ऋणायन से घिरा है, या एक ऋणायन जितने धनायन से घिरा है, मान लो एक Na+ 6 Cl- से घिरा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया कोई भी एक, ये हमारा मान लो Cl- है, तो एक Cl- मान लीजिए जितने सोडियम प्लस से घिरा है, कितने प्लस से? सोडियम प्लस से, माना ये 6 से घिरा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का कितना होगा? क्लोरीन नहीं बोला मैंने, क्या बोला? क्लोराइड। क्यों क्लोराइड बोला? मैं क्लोरीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्लोराइड की, Cl- की। क्लियर है? तो एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा है, तो उल्टा होगा, एक सोडियम आयन भी कितने से घिरा होगा? 6 क्लोराइड आयन से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितना लेंगे हम? 6। आपकी बुक में एक कॉलम दिया है, सारणी दी गई है, उसमें तीनों स्ट्रक्चर को बताया है। अगर आपका याद रखेंगे सरल घनीय संरचना है तो इसमें ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6।
जैसे ही ये बीसीसी स्ट्रक्चर में चले जाता है, बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब अंतः केंद्रीय घनीय संरचना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। और अगर यह एफसीसी स्ट्रक्चर में चला जाता है, फलक केंद्रीय घनीय संरचना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 12। फिर से सुनते हैं, सरल घनी संरचना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या होता है 6। अगर आपका अंतः केंद्रीय घनी संरचना है तो समन्वय संख्या कितना होता है 8। और अगर आपका फलक केंद्रीय घनी संरचना होता है तो समन्वय संख्या कितना होता है 12। इस तरह से हमने आज सरल घनी संरचना, अंतः केंद्रीय घनी संरचना और फलक केंद्रीय घनी संरचना के बारे में पढ़ा और उसमें से अवयवी कणों की गणना या अवयवी कणों की संख्या निकालना भी हमने देखा। इस तरह से हमने देखा सिंपल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 कणों की संख्या पाई जाती है और उनके समन्वय संख्या भी हमने देखा। सिंपल में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में समन्वय संख्या होती है 12। अगले कक्षा में हम घनत्व निकालना, किसी क्रिस्टल के घनत्व के बारे में कैसे पता लगाते हैं उसकी गणना करना पढ़ेंगे। धन्यवाद।